नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। निम्मी असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे थे और एक एक करके आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही थी। अब हम 41 क्लास पढ़ चुके हैं और आज की जो हमारी क्लास है ये 42 नंबर क्लास है। जो हमारी क्लास 41 यानी 41 नंबर क्लास थी वो भी कंट्रोल पैनल की वायरिंग पर ही थी और ये भी कंट्रोल पैनल की वायरिंग ही है, यानी दो क्लास में आपको कंट्रोल पैनल की पूरी वायरिंग मिल रही है। कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो अगर आप बिहार पीसीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मैं इसे कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलेंगे और भी एग्ज़ाम में आजकल इसके सवाल आने लग गए, क्योंकि ये वो है जहाँ रेसवे, डिनरेल, जी चैनल और कॉन्ट्रैक्टर इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ITI एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो आपके CBT एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वहाँ पर हम आपको हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं और इस वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक। करते हैं शुरुआत। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और प्रीवियस क्लास को अगर आप नहीं देख कर आए तो समय निकाल कर उस क्लास को अटेंड जरूर करके आना। और मैं तो ये कहूँगा कि प्लेलिस्ट बनी हुई है निम्मी कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन नाम से, तो प्रीवियस 1 से लेकर 41 तक की सारी क्लासेज वहाँ से अटेंड जरूर करके आना। चलो शुरू करते हैं, आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। चलिए माय डियर, ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। शुरू हो जाइए, कर दीजिए अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर। और ये लो आपके सामने क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ करके मैं बता देता हूँ अगर समझ कम आ रहा है तो। पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करेंगे? पैनल में कोई भी कीड़ा ना घुस जाए, कोई चूहा ना घुस जाए, इसके लिए देखो पैनल वैसे तो फ्रंट और बैक एंड से, फ्रंट या रियर F और R नाम से पैनल होते हैं अपने, बंद होते हैं, कवर बंद रखते हैं। एक ऑप्शन रहता है कि जहां हम पैनल में नीचे से केबल डालते हैं ना, उस जगह से वो एंटर ना कर जाएं। तो इसके लिए हम साथ में क्या लगाते हैं? ग्लैंड, जो प्रीवियस क्लास में आपको मैंने सामग्री दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था ना, जिसे हम ग्रोमेट बोलते हैं। तो बी उत्तर आएगा, बाय यूजिंग ग्रोमेट्स, यानी ग्रोमेट लगा देते हैं जिससे एक तो केबल पैनल में होल्ड हो जाती है इजीली, दूसरा केबल कटती नहीं है मूवमेंट से, और तीसरा इस तरह के कोई छोटे मोटे कीड़े चूहे वो भी पैनल में एंटर नहीं करते हैं। आइए अगले सवाल पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या पूछ रहा है? किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजन बनाने में किया जाता है? देखो, थर्मोस्टेट, थर्मल ओवरलोड रिले, इन सब के ना काम करने का फंक्शन एक जैसा ही है। बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है, गर्म होकर के वो पत्ती, रेखीय प्रसार गुणांक होता है, वो बाईमेटलिक स्ट्रिप गर्म होकर के हट जाती है, दूर हो जाती है और ठंडी होने पर रीसेट हो जाती है। ऐसा तब होता है जब ऑटो पे किया हुआ हो। अगर मैनुअल पे सिलेक्शन है, जैसे ओवरलोड होती है मैनुअल और ऑटो दोनों, तो फिर हमें उसको हाथ से रीसेट करना पड़ता है, और ऑटो पे है तो वो अपने आप रीसेट हो जाती है। तो ऐसे में हम जो कॉन्टेक्ट लगाते हैं उसके साथ में एक चांदी लगती है। वैसे ध्यान रखो, कॉन्टेक्टर, रिले, इन सब का कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? चांदी। याद आया ना? बस तो फिर क्वेश्चन का आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, आपको एक जानकारी छोटी सी और देना चाहूँगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे ITI एग्ज़ाम वाले हैं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम वाले हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे अपडेट जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम आपको उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। डिटेल से वीडियो तो कई बार नहीं भी बनती है। आइए अगले सवाल पर। क्या होता है अगर एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के स्टार्टिंग में ही टाइम डिले रिले बंद हालात में मिलती है? इसका मुझे लगता है थोड़ा सा आप इंग्लिश पढ़ लेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं अपनी नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ क्या पूछ रहे हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है ना, और इसमें एक टाइमर लगा रहता है, आपको पता ही है कि नहीं? टाइमर का काम क्या है वो मैं बाद में पूछूंगा। वो कह रहा है कि ये टाइमर के जो कॉन्टेक्ट होते हैं ना, वो ऑलरेडी NC है, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट है, जो चेंज ओवर होकर बाद में बनता है। क्योंकि इस टाइमर का काम क्या है? स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना, मोटर को स्टार से डेल्टा में ले जाना, इसका काम है। लेकिन वो ऑलरेडी अगर है क्लोज का मतलब क्या है?
डेल्टा वाला कॉन्टेक्ट इसका ऑलरेडी बना हुआ है, तो मोटर सीधी किस में चलेगी, डेल्टा में। हालांकि करंट इतना ज़्यादा होगा कि फ्यूज उड़ जाएगी तुरंत ही, मोटर चलेगी तो नहीं, लेकिन इनिशियल कमांड जो गई है वो किस में गई है, फिर डेल्टा में। डी उत्तर कर देना। रन्स इन डेल्टा ओनली या रन्स डायरेक्टली इन डेल्टा, सीधे डेल्टा में चलेगी मोटर, क्योंकि ना, क्योंकि टाइमर का काम था कि बाद में वो एनओ और एनसी करे, स्टार वाले को एनओ कर देगा, डेल्टा वाले को एनसी कर देगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। लो थोड़ा बड़ा करके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन देंगे। सवाल क्या पूछ रहा है, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोलर स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कंट्रोल पैनल लगा हुआ है जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स नाम का एक सिलेक्शन स्विच होता है। अपने प्लांट में बहुत सारी मोटरों में है फॉरवर्ड रिवर्स, 4 ऑप्शन होते हैं। इधर जैसे रिवर्स है तो यहाँ पर फॉरवर्ड है, फिर रिवर्स है और फिर फॉरवर्ड है, किसी भी साइड घुमा दो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि हम रिवर्स की तरफ कर रहे हैं ना, तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही है। माय डियर, अगर आपको पिछली क्लास ध्यान से पढ़ी हो और एक क्वेश्चन उसमें से याद है, तो मैं वो रिपीट करना चाहूँगा। दरअसल डायरेक्शन अगर आपको बदलनी है, मोटर चल रही थी जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, मोटर मान लेते हैं फॉरवर्ड में चल रही है, तो डायरेक्शन बदलने का तरीका होता है कि सबसे पहले इसे ऑफ करो, अब सिलेक्शन चेंज करो और अब मोटर को ऑन करो। अरे भाई साहब, मोटर 1500 आरपीएम में क्लॉकवाइज चल रही है, चलते ही आपने बैक गियर डाल दिया, क्या मोटर 1500 आरपीएम में उल्टी साइड में चल जाएगी? तुरंत फ्यूज उड़ा देगी, ब्लास्ट हो जाएगा। और ऐसे काम कर देते हैं, बहुत सारे अनजान होते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पूरे दिए जाते हैं अपने प्लांट में, इस तरह की चीज़ें बहुत है, बाद में पता लगता है, क्योंकि किस सिस्टम पर कौन कब आएगा चलाने किसी को नहीं पता, तो सबको जानकारियाँ सब चीज़ की नहीं होती। तो इसलिए वो किसको क्या करते हैं, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम रखते हैं कि अगर मोटर फॉरवर्ड में चल रही है तो रिवर्स की कमांड ही नहीं लेगी। इसके लिए कॉन्टैक्ट होता है, फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्ट जो होता है ना, उसका एक एनसी लिया हुआ होता है, तो फॉरवर्ड वाला पिकअप होते ही वो कॉन्टैक्ट एन हो गया, अब रिवर्स की तरफ सर्किट ही नहीं बनता। यानी अगर आपको रिवर्स में चलाना है तो फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर ड्रॉप होना चाहिए, मोटर बंद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ है ये प्रैक्टिकली होते हैं अपने प्लांट में। ऐसे जो इनकमर होते हैं ना, उनके सर्किट ब्रेकरों में होता है, दोनों इनकमर लगे हुए हैं ना, तो आपका बस कपलर नहीं लगेगा, इस बस को आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, टाई नहीं कर सकते, इंटरलॉकिंग होती है। तो ठीक यही वाला ऑप्शन है, सी उत्तर करना, ड्यू टू इंटरलॉकिंग इन रिवर्स कॉन्टैक्टर। रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कॉन्टैक्टरों में होता है। अगर मोटर रिवर्स में चल रही है तो फॉरवर्ड में भी नहीं आएगी। इंटरलॉकिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है ये, बहुत अच्छा। होइस्टों में होता है, क्रेन में होता है। होइस्ट में आपने ऊपर की कमांड दे रखी है ना, तो मोटर डाउन की कमांड ही नहीं लेगी भाई, मोटर तो एक ही है ना, वही तो चल रही होती है, अप और डाउन उसी को होना है। ऐसे ही लॉन्ग ट्रेवल में फॉरवर्ड जा रही है तो फिर रिवर्स नहीं आएगी, ऐसे ही लेफ्ट और राइट मूवमेंट कर रही है, लेफ्ट जा रही है तो राइट में नहीं आएगी। ये इसकी कंडीशंस होती है कि एक कमांड ड्रॉप होगी तो ही दूसरी कमांड लेगी। लाइक लिफ्ट भी एग्जांपल है इसका, ठीक है ना। लिफ्ट में अगर आपने ऊपर की कमांड दे दी तो नीचे की कमांड पहले ऊपर मोटर जाएगी, उसके बाद ही लेगी सीक्वेंसली। आइए अगले क्वेश्चन पर। नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषताओं को ध्यान रखना चाहिए? कंट्रोल पैनल के लिए ऐसे नहीं कि प्रॉपर एक बंद जगह पर लगा दिया, नहीं। देखो, कंट्रोल पैनल पर काम करना होता है। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो ओवरलोड, कॉन्टेक्टर, स्विच, फ्यूज, सब चीज़ें समय समय पर रिप्लेस करनी पड़ती है, ख़राब हो जाती है। तो ईजीली वो खुले, अच्छा खासा आगे उसमें क्लियरेंस मिले, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। यानी उसके चारों ओर आसपास का जो मतलब मेन लोकेशन होती है ना, वो पैनल हमेशा खुले में लगते हैं, मतलब थोड़ी जगह लेकर खुले। आउटसाइड डायमेंशन एंड स्विंग एरिया ऑफ कैबिनेट डोर, यानी कैबिनेट का दरवाज़ा हम उसका खोलेंगे तो वो कितनी दूर जाएगा, खुले कि नहीं। ऐसी जगह लगा दिया कि गेट खुल ही नहीं रहा है, तो अब अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। डी उत्तर करना, कैबिनेट दरवाजे के बाहर की लंबाई चौड़ाई और उसके स्विंग का मूवमेंट या स्विंग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये कंट्रोल पैनल वायरिंग वाला चैप्टर आपका ना पूरी तरह से प्रैक्टिकली है। अगर कभी फील्ड में काम करोगे तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी,
और खैर नौकरी तो मिलनी है, सबको मिलेगी। देखो, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? शॉर्ट में इसे CST बोलते हैं, कंट्रोल सप्लाई ट्रांसफार्मर। शायद हमने इसी टॉपिक की प्रीवियस क्लास में एक चर्चा की थी, शायद आपको याद हो तो, कि हमारे ना दो सर्किट होते हैं, एक को बोलते हैं पावर सर्किट और दूसरे को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट, है ना। पावर सर्किट में तो सिर्फ RYB 3 फेज होते हैं और जनरली हमारे पास 415 वोल्ट होते हैं पावर कॉन्टैक्ट। LT सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो 415 ही है। लेकिन कंट्रोल सप्लाई अलग अलग होती है माय डियर। कुछ जगह कंट्रोल में वही 415 ही यूज कर लेते हैं, जो कि बहुत कम है, 0.1% के आसपास है। 240 वोल्ट हाँ ठीक ठाक है, लगभग 30-35% इक्विपमेंट में कंट्रोल सप्लाई है। बाकी जितने भी हमारे लगभग 60-65-70% जो इक्विपमेंट बच गए ना, कंट्रोल सप्लाई 110 वोल्ट है उनमें। तो ये 110 वोल्ट कहाँ से आ रही है? तो ये वो ट्रांसफार्मर ही होता है। ट्रांसफार्मर को एक साइड में 2 फेज देते हैं, R और Y जैसे दे दिया, तो 2 फेजों के बीच इसको 415 वोल्ट मिली। अब सेकेंडरी साइड से इससे आउटपुट निकालते हैं, 110 240 हो रही है। तो ये कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए होता है। किसको? जो भी हमारे कंट्रोल सर्किट होते हैं, जिसे आप चाहें तो ऑक्सिलरी सर्किट भी बोल सकते हो, राइट। कहाँ है ऑप्शन मिला क्या? ये रहा B ऑप्शन। सहायक परिपथ को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, टू सप्लाई द पावर टू ऑक्सिलरी सर्किट, या कंट्रोल सर्किट भी बोल देना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कवर अप जरूर कर लेना, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाएंगे। ये तो बहुत शानदार चीज़ें हैं। देखो, मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ पिछले 12 सालों से, यही चीज़ें तो बहुत काम की चीज़ें हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज है ना, तो काम करने का जो एक लेवल होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा, वो बहुत अलग होता है। वही चीज़ें सामने आ रही है, वही चीज़ें पड़ी हुई है, बहुत कॉन्फिडेंस से आप चीज़ें कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ें फंसते नहीं हैं, काम हो जाता है। आइए अगले सवाल पर। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित है? अनुक्रमिक को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियली कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा, जैसे स्टार के बाद डेल्टा चले। और आजकल ना स्लिपिंग इंडक्शन मोटर और DC मोटरों में भी टाइमर और कॉन्टेक्टर लगाने लग गए, जिसमें रेजिस्टेंस ऑटो कट होता है। वो मैनुअल वाली बात नहीं रही कि हाथ से करना है। डिसाइडेड टाइम के बाद, प्रीफिक्स टाइम के बाद कॉन्टेक्टर ड्रॉप होते जाते हैं टाइमर के थ्रू, और दूसरा कॉन्टेक्टर पिकअप होता जाता है और सर्किट से ये रेजिस्टेंस बाहर होते जाते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए हम टाइमर लगाते हैं। ऑन डिले टाइमर आता है, ऑफ डिले टाइमर आता है, मिली सेकेंड में भी आते हैं, मिनटों वाले भी आते हैं, फुल दुनिया भर के होते हैं। टाइमर तो पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतने प्रकार होते हैं। फिर अपना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का मेन होता है, ठीक है ना। आपके CBT एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। बस ITA वाला कोई बच्चा देख रहा है तो बस सीधा सा है कि वो पढ़ते रहें अच्छे से। आगे देखो, सवाल ये रिपीट हो गया है ना, नहीं रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन ये उल्टा सवाल है। पिछली क्लास में, यानी इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, उस क्लास में हमने ये देखा था कि उसने ये ऑप्शन दिया था कि मोटर को ओवर हीटिंग और ओवरलोड से कौन बचाता है? उत्तर था थर्मल ओवरलोड रिले। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, वो क्यों लगाई जाती है? तो D उत्तर हो जाएगा। दोनों लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है, आ सकते हैं वाइस वर्सा बोल दो चाहे तो, है ना भाई। इसका जैसा वो, इसके जैसा वो, दोनों में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो सवाल, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होता है? वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है ना, उसमें मोटर को हम सिक्वेंसली ऑपरेट करवाते क्यों हैं भाई? पहले स्टार में चलाया, फिर डेल्टा में चलाया, या फिर जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं ऑटो कट रेजिस्टेंस, और वो क्यों लगाते हैं? तो D उत्तर करना इसका। टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, यानी जो हमारा परिचालन है उसकी सटीकता बनी रहे, यानी मोटर चले स्टार में सही से, फिर डेल्टा में चलना है सही से चले। डायरेक्ट डेल्टा में चलाएंगे तो हो सकता है कि 3 में से 2 बार मोटर चले ही ना, क्योंकि इतना हेवी करंट होगा कि मोटर आपकी तुरंत फ्यूज उड़ा देगी। तो रिस्क रहती है, इसलिए हम सिक्वेंसली अपनाते हैं, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। D उत्तर इसका तो सही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करें कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का क्या उपयोग है? दरअसल छोटा सा इन्होंने सवाल अलग तरीके से पूछ लिया माय डियर। PVC चैनल को हम अपनी भाषा में बोलते हैं रेसवे। दरअसल रेसवे एक वायरिंग का भी प्रकार होता है, वो भी याद रखना।
रेसवे दरअसल इस तरह से बने हुए होते हैं पीवीसी के होल टाइप के, और इनमें भी है ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगे रहते हैं। तो ये होते हैं कंट्रोल पैनल में वायरिंग करने के लिए, वायर को ले जाने के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना है बस अपन को कि हम कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग की केबल जो होती है वो इसमें अलग अलग रखते हैं, और इसके पीछे कई कारण होते हैं, वो रीज़न आपको मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो। तो अभी तो सी उत्तर कर देंगे, पाथ वे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन, बिजली के तार और सुरक्षा के लिए वो हमें रास्ता प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा होता है ये, मैं बता रहा हूँ ना आपको, प्रैक्टिकली ये चीज़ें वास्तव में बहुत काम आएगी। अब अपने प्लांट में जितने भी पैनल है ना, सब में रेसवे लगी हुई है, जितनी भी वायरिंग हुई है बिना रेसवे की कोई वायरिंग नहीं है। ऐसे नहीं है कि सीधी वायर डाल दी। देखो अगला सवाल, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ कंट्रोल पैनल क्यों देते हैं? ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हो गया। सेम सवाल पूछ रहा है कि कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों होता है, तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आंसर तो वही रहेगा जो अपन ने पहले दिया है, उसका ऑक्सिलरी सर्किट वाला। सेम ऑप्शन और उत्तर ये रहा आपके सामने है ना, टू ऑपरेट दी ऑक्सिलरी सर्किट, सहायक परिपथ को संचालित करने के लिए। सहायक लिख दो, या कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए, और इसकी कार्यप्रणाली और वो फंक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे काम करता है, राइट। आइए अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऑपरेशन जो होता है ना, उसका सीक्वेंस कैसा होता है? जरूर आप अगर सोच सकते हैं तो बताइए। 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, कॉन्टेक्टर का नाम कौन कौन सा है? मेन, स्टार और डेल्टा, और इसके अलावा एक चौथा होता है, उसे बोलते हैं टाइमर। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है मोटर स्टार में चलती है, तो स्टार वाला पिकअप होगा ही होगा, लेकिन मेन उसके साथ पिकअप होना चाहिए, और बाद में डेल्टा और मेन पिकअप रहते हैं, और चेंज ओवर करवाने का काम टाइमर का होता है। सबसे पहले बात यह आती है कि अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना, तो इसमें हो सकते हैं कि मेन पहले पिकअप होगा कि स्टार पहले पिकअप होगा, इतना सा है, ठीक है। तो देखो वैसे तो मेन और स्टार एक साथ ही पिकअप हो जाते हैं, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, अपने प्लांट में खूब है। मैं तो यही ऑपरेट कर रहा हूँ, तो कोई वो इशू है नहीं, प्रैक्टिकली मैंने खूब देखे। बात यह आती है कि अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें ना, तो देखो मेन और स्टार एक साथ पिकअप हुए, ठीक है, और स्टार और मेन एक साथ पिकअप हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए और बी ऑप्शन के हिसाब से हम ठीक देख रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो क्या करें कि डेल्टा पिकअप हो जाएगा और फिर टाइमर पिकअप होगा, नहीं। तो पहले स्टार पिकअप होगा, उसके साथ साथ मेन पिकअप हो जाएगा, कुछ समय बाद टाइमर ऑपरेट होगा, और टाइमर जो है वो डेल्टा को पिकअप करवा देगा। और ये ध्यान रखना ही है कि जिस समय आपका डेल्टा पिकअप होगा उस समय स्टार जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। ये सीक्वेंस बना रहता है क्योंकि ये काम टाइमर का है, ठीक है ना। टाइमर ऐसे ही आपको कंडीशन प्रोवाइड करवाता है कि एक को एनओ एक को एनसी करता ही है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का क्या उपयोग है? माय डियर, ये भी वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, मुझे नहीं लगता इस पर हमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है क्या। पहले फ़ोटो दिखाकर पूछ चुके हैं, फिर सवाल आया कि बिना स्क्रू के आपको माउंटिंग करनी है डिवाइसेज, तो किसका इस्तेमाल करोगे? डिन रेल उत्तर किया, और अब पूछ रहा है कि डिन रेल क्या करेगा। तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। खैर सीधा क्वेश्चन आ जाए तो डी उत्तर कर देना। स्क्रू के बिना कंट्रोल सामग्री पैनल में लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा है वैसे क्वेश्चन, डिन रेल का पक्का आएगा, लेकिन ज़्यादा मैं बता दूं डिन रेल का डायग्राम देख कर ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, डिन रेल अलग चीज़ होती है, जी चैनल अलग चीज़ होती है, रेसवे अलग होते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार इंटरनेट पे तीनों की फ़ोटो सर्च कर लेना, आपको अपने आप ही अंतर पता लग जाएगा। और वैसे तीनों के डायग्राम आ चुके हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखो, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेसवे में क्यों जाती है? अभी हम बात कर चुके हैं, रेसवे पीवीसी के बने होते हैं और वायरिंग ले जाने के लिए होते हैं, तार ले जाने के लिए होते हैं। सवाल पूछ रहा है कि पावर अलग रेसवे में होती है केबलें, और कंट्रोल केबल अलग रेस होती है। मेन चीज़ें ये होती है कि दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, क्योंकि पावर में जो सिग्नल ट्रांसफरेंसी होती है वो कंट्रोल वाले को इफेक्ट कर सकती है। टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस, सिग्नल में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। भी उत्तर करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपने इसको नहीं पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को रट लीजिए, पूरी संभावना है आपके सीबीटी एग्ज़ाम में। बिल्कुल। सवाल देखो अगला,
कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गूंथे हुए केबल पर चमक आने से रोकता है? देखो चमक का मतलब होता है, दरअसल इंग्लिश में मैं आपको इसका शब्द बताऊं तो इन्होंने लिखा है फ्लेयर आउट। फ्लेयर आउट का मतलब होता है हल्की हल्की उस पर ना वो जंग टाइप से लग जाना। हम तो लोकल भाषा में उसे बोलते हैं कि कार्बन आ गया केबल पर। इससे केबल क्या है कि जल्दी हीट होती है वहाँ से और टूट कर अलग हो जाती है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना हम बिना लग के कभी भी कनेक्शन नहीं करते हैं। जब भी आपको केबल टर्मिनल बॉक्स में टाइट करनी है, लगानी है, तो बहुत सारी जगह क्या करते हैं कि सीधा इंसुलेशन छील दिया केबल का, और जो अंदर से कॉपर की, क्योंकि ओरिजिनल तारें हैं देखो प्लांट में तो अंदर से कॉपर की तार को, उसी तार को ट्विस्ट करके बिल्कुल मजबूत कर दिया, अब टीबी में लगा करके स्क्रू इसको कस दिया। लेकिन कुछ तारें तो ओपन रहेगी ना, वो ओपन तारें हीट होती है, ठीक है ना। जो नट के नीचे दब जाती है वो तो ठीक है, स्क्रू के नीचे दब जाती है वो तो ठीक है, साइडों में रह जाती है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम करती है। इसलिए वो कहते हैं कि बिना लग या बिना थिम्बल के तारों को कभी नहीं लगाना है, तारों पर कभी फ्लेयर नहीं आएगी। सी उत्तर करना लग तथा थिम्बल। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डीसी में आपसे पूछ रहा है कि DC 4 कॉन्टेक्टर है, क्या काम आएगा? तो ये भी एक अच्छा टॉपिक बनता है माय डियर, और इसमें ना DC के टोटल 5 कॉन्टेक्टर होते हैं। तो आप चाहो तो मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, याद रख लेना। और अगर कोई आप में से कंपटीशन एग्जाम वाला है बच्चा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये आता है रेजिस्टिव लोड के लिए, मोटर के अतिरिक्त जितने भी DC के रेजिस्टिव लोड हो, DC का प्रतिरोधी भार मोटरों के अलावा। नंबर 2 है शंट मोटर की स्टार्ट और स्टॉपिंग। नंबर 3 है शंट मोटर की स्टार्ट और स्टॉपिंग इंचिंग अगर हो रही हो तब। नंबर 4 है सीरीज मोटर की स्टार्ट और स्टॉपिंग। नंबर 5 है सीरीज मोटर की स्टार्ट और स्टॉपिंग इंचिंग ऑपरेशन जब हो रहा हो तो। इंचिंग ऑपरेशन क्या होता है? इंडक्शन मोटर आएगी तब बताऊंगा, लेकिन कंट्रोल पैनल की पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं इंचिंग और जॉगिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो 500 याद रह जाएंगे। केवल रेजिस्टिव लोड, मोटर के अतिरिक्त सभी लोड, शंट मोटर का स्टार्ट और स्टॉप, शंट मोटर का स्टार्ट स्टॉप इंचिंग के साथ, सीरीज मोटर का स्टार्ट स्टॉप, सीरीज मोटर का स्टार्ट स्टॉप इंचिंग के साथ। तो ये नंबर 4 का था। तो नंबर 4 में आएगा आपका सीरीज मोटर का स्टार्ट और स्टॉप, ये रहा स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ सीरीज मोटर, ठीक है। अगर इसमें इंचिंग वाले के लिए दे देता तो DC 5 होता, सीरीज की इंचिंग स्टार्ट स्टॉप करते। अगला सवाल देखो, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? कोई भी कॉन्टेक्टर होता है ना, NO से NC होता है या NC से NO होते हैं, राइट। क्या चीज़ होती है इसमें? एक कॉइल होती है जिसे होल्डिंग कॉइल या कॉन्टेक्टर कॉइल बोलते हैं। कॉइल को सप्लाई मिलती है, कॉइल प्लंजर को खींचती है, प्लंजर में स्प्रिंग होती है। अब कॉइल उसको पकड़ कर रख रही है, चेंज ओवर हो गया, ये था इलेक्ट्रिकल। लेकिन जैसे ही सप्लाई बंद होती है, स्प्रिंग खींच रही है और वापस नॉर्मल पोजीशन में ले जा रही है, ये था मैकेनिकल। इसलिए इस पूरी व्यवस्था का नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल व्यवस्था। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल व्यवस्था। क्या उत्तर करोगे इसमें? बाय ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बाय यूजिंग बायोमेट्रिक स्ट्रिप नहीं आएगा, मैनुअल नहीं आएगा, बस ठीक है फिर तो सी उत्तर करेंगे। बाय ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू द चेंज ऑफ पोजीशन, स्थिति बदलने के लिए विद्युत चुंबकीय व्यवस्था का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी विद्युत चुंबक जब तक रहती है तब तक वो काम करता है। माय डियर, कॉन्टेक्टर का फिर क्वेश्चन आ गया, 4 याद रखने पड़ेंगे इसमें भी। AC प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए किस कॉन्टेक्टर या किस ड्यूटी कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? देखो इसमें भी ना टोटल 4 होते हैं, मैं आपको चारों ही बता दूं। सबसे पहला है AC में जब केवल रेजिस्टिव लोड हो, लाइक हीटर हो गया, फर्नेस हो गई यानी भट्टियाँ हो गई। नंबर 2 है आपका रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड, जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। उसके बाद में वो कहता है कि हाईली इंडक्टिव हो, जो कंटिन्यू चल रहा हो और उसकी ब्रेकिंग करनी हो। और नंबर 4 हाईली इंडक्टिव हो लेकिन उसको फ्रीक्वेंटली स्टॉपिंग करना हो, इंचिंग ऑपरेट हो रहा हो या प्लगिंग करनी हो, ब्रेकिंग करनी हो। यानी ये इंचिंग वाला है, या यूँ कहें कि रुक रुक कर जिसको ऑपरेट करना हो। ये लगातार वाला है, दोनों हाई इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है ना। ये है इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव। तो यहाँ देखो ये रहा इंडक्टिव AC रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों दिए, B उत्तर आएगा। पहले वाला आएगा केवल रेजिस्टिव लोड के लिए, हीटर और भट्टियों के लिए। ये है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। ये है आपके हाईली इंडक्टिव लोड लगातार ब्रेक के लिए, हाईली इंडक्टिव इंचिंग ब्रेक के लिए। तो दोनों में से याद रख लेना कौन सा आपको करना है। बस हो गए, इतने ही थे, ठीक है। बस क्लास यहीं रोकेंगे। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़
लाइक वाला बटन दबाइए। बिना लाइक किए वीडियो के आप नहीं जा सकते। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओ, टेलीग्राम पर सूचनाएं देते हैं। और हाँ, ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो पेड सीरीज भी ले सकते हैं। क्लास सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो प्लीज़। बहुत धन्यवाद।